गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और बेसिक में सबसे पहले हम सीखेंगे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें सबसे पहले आता है ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। यहां देखिए, ये कार्बन बना हुआ है। इस कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रखे हैं वो सारे के सारे आपको क्लियरली दिख रहे हैं। ये कहलाता है ओपन स्ट्रक्चर। सेकंड मॉलिक्यूल देखिए, यहां पर ये 2 कार्बन बने हुए हैं। इन कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ और यहां पर इन तीनों हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रखे हैं वो हमें क्लियरली दिख रहे हैं अलग अलग। ये कहलाता है ओपन स्ट्रक्चर। और देखिए, यहां पे ये कार्बन है, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। इस ऑक्सीजन ने H के साथ बॉन्ड बना रखा है। ये सारे के सारे बॉन्ड आपको क्लियरली अलग अलग दिख रहे हैं। ये कहलाता है ओपन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी 1, 2 और 3 तीन कार्बन आपके सामने हैं। तीनों कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ और आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन यहां पे हर एक बॉन्ड क्लियरली हमको रिप्रेजेंट किया हुआ दिया है। ये कहलाता है यहां पर ओपन स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, अलग से दिख रहा है। हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, अलग से दिख रहा है। ये अलग से दिख रहा है। यहां पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये अलग से दिख रहा है। ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड अलग से दिख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला का मतलब ये होता है कि इसमें आपको एटम तो दिखाई देते हैं, लेकिन उन एटम के बॉन्ड आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि ये देखिए, यहां हमने लिखा CH3 और CH3। हमें यहां पर ये तो दिख रहा है कि इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, इधर कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, यहां पर टोटल जो भी एटम है वो सारे दिख रहे हैं, लेकिन उनके बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं किए गए। ये कहलाता है कंडेंस फार्मूला। याद रखिए, कंडेंस फार्मूला जो है उसमें आपको बॉन्ड दिखाई नहीं देंगे। ये लिख रखा है CBr4। अब CBr4 के अंदर कार्बन के साथ 4 Br है, तो 4 Br भी दिख रहे हैं, कार्बन भी दिख रहा है, लेकिन बॉन्ड नहीं दिख रहा। कंडेंस कर दिया हमने एटम्स को, मॉलिक्यूल को बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा। यहां देखिए CH2I2, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 I हैं। एटम सारे दिख रहे हैं, लेकिन बॉन्ड कोई भी नहीं दिख रहा। ये कहलाता है कंडेंस फार्मूला। यहां देखिए, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ हमने लिख दिया CH3 4, यानी एक कार्बन के साथ 4 CH3 हमने लिख दिए हैं। क्या कोई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। बॉन्ड को नहीं दिखना ही कहलाता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में कोई बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, CH3OH। जब यहां पे CH3OH लिखा गया था तो उसके अंदर कार्बन के, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ सारे बॉन्ड अलग अलग दिख रहे थे, ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे जब हमने CH3OH को लिखा है तो सब कुछ वैसा ही है बिना बॉन्ड के। बॉन्ड को गायब कर दिया, और अगर हमने बॉन्ड को गायब कर दिया है तो वो कहलाता है कंडेंस फार्मूला। इसका मतलब ये है, जब भी आपको मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, अगर कहीं लिखा हुआ है कि ओपन स्ट्रक्चर कौन सा है, तो उसमें आपको एटम के सारे जितने बॉन्ड हैं दिखाई देंगे। अगर कंडेंस की बात आई तो कंडेंस में जो भी मॉलिक्यूल लिखा होगा उसमें कोई भी बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट करके नहीं दिया जाएगा। अगर बॉन्ड सारे दिखते हैं तो ओपन स्ट्रक्चर, और अगर एक भी नहीं दिखता तो उसे हम कहते हैं कंडेंस फार्मूला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल के बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए, इसमें क्या है कि कार्बन के टाइप का क्या मतलब है। कार्बन के टाइप का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कार्बन एटम जितने अदर कार्बन एटम से अटैच होता है वो उसका टाइप कहलाता है। अब इसमें 1 बाय 1 डेफिनेशन अगर हम समझें तो देखिए, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कार्बन एटम जो किसी और कार्बन से ना भी अटैच हो उसको भी प्राइमरी या 1 डिग्री ही माना जाता है। यानी कि 1 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन एटम से ना अटैच हो या सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो, वो 1 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो ऐसा कार्बन एटम जो 2 कार्बन से अटैच हो वो 2 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन से अटैच, और 4 डिग्री की बात करें तो वो 4 कार्बन से अटैच होना चाहिए। सेम टू सेम हाइड्रोजन के लिए भी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान है क्या कि हाइड्रोजन एटम के लिए आपको कार्बन को देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन एटम की जो डिग्री है वो डिपेंड करती है कार्बन पे। ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर ये नहीं बोलेंगे कि कोई हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन से अटैच है वो उसका टाइप कहलाता है, ऐसा नहीं है। कार्बन के लिए वैलिड है, ये कार्बन एटम किसी भी और कार्बन से अटैच है या नहीं है? नहीं है। ध्यान से देखिए, किसी से अटैच नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। अब हाइड्रोजन की बात करें, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। याद रखिए, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री से अटैच है, तो ये चारों ही 1 डिग्री हाइड्रोजन माने जाएंगे। यहां देखिए, किसी ने पूछा कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, हमने कहा 1। ना 2 डिग्री कार्बन है, ना 3 डिग्री है, ना 4 डिग्री है, तो उनके बारे में हम क्यों लिखें? नहीं लिखेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन 4, 4 हैं। यहां आते हैं, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है। मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन का नाम नहीं लिया। मैंने कहा ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। इसी तरह से ये कार्बन भी एक से ही अटैच है, इसलिए ये भी 1 डिग्री है। तो इस मॉलिक्यूल में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 लिख दिए मैंने। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बन 1 डिग्री हैं, तो इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो भी 1 डिग्री ही होगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर 6। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कार्बन पर डिपेंड करता है। यहां आते हैं, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये 2 से अटैच है, इसे 2 डिग्री बोलेंगे। ये भी एक से ही अटैच है, इसे भी हम बोलेंगे 1 डिग्री। तो इस वाले मॉलिक्यूल में 1 डिग्री कार्बन जो है वो 2 आ गए, 2 डिग्री कार्बन 1 है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री कार्बन है, दोनों ही 1 डिग्री हैं, तो इनके साथ जो हाइड्रोजन है वो भी 1 डिग्री होंगे। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर कितने? 6। 2 डिग्री कार्बन 1 है, पर हाइड्रोजन इसके पास 2 है, तो 2 डिग्री कार्बन 1 और हाइड्रोजन आर 2। यहां ये इस मॉलिक्यूल को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। हर एक कार्बन को मार्क करेंगे हम। सबसे पहले ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इस कार्बन पे हमने हाथ को रखा और चेक किया कितने दोस्त हैं इसके। कार्बन में एक ही कार्बन से अटैच है, इसका एक ही दोस्त है कार्बन में, हाइड्रोजन में नहीं, कार्बन में। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ऊपर वाले को देखा, एक ही दोस्त, एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। इसी तरह ये भी एक से अटैच है, 1 डिग्री। ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, कितने से? 4 से। आपने बोल दिया 4 डिग्री। इस कार्बन को देखा, ये कार्बन 2 से अटैच है, कितनों से? 2 से, तो ये 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन
3 से अटैच है, और अगर ये 3 से अटैच है तो आप कहेंगे कि ये कार्बन 3 डिग्री है। इसी तरह ये कार्बन, ध्यान से देखिए, ये कार्बन 1 से ही अटैच है, क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो आगे देखते हैं, 1 डिग्री कार्बन को काउंट किया, 1 डिग्री कार्बन इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 1 डिग्री कार्बन हो गए। 2 डिग्री कार्बन को काउंट किया, एक ही है, 2 डिग्री कार्बन एक। 3 डिग्री को चेक किया, 3 डिग्री सिर्फ एक है, 4 डिग्री को चेक किया। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। हमारे नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल देकर उसमें वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करवाते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन रहते हैं वो। हमें बस इतना ध्यान होना चाहिए कि जहां भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा हम उसे कहेंगे 1 सिग्मा। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे उन डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा है और दूसरा पाई। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड अगर दिया हुआ है तो उसमें हम कहेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। एग्जांपल से समझिए, यहां पर ये मॉलिक्यूल आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इधर ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये हाइड्रोजन से, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए हम सारे के सारे पहले सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने 7 सिंगल बॉन्ड यहां पे रख दिए, तो 7 सिंगल बॉन्ड इस तरह से आ गए। अब याद रखिए सिंगल नहीं पूछा है, सिग्मा पूछा है, तो ये 7 तो सिंगल बॉन्ड है तो 7 सिग्मा, और ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 8। पाई बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, एक ही डबल बॉन्ड है उसके अंदर एक सिग्मा तो आ चुका, दूसरा पाई बॉन्ड। यहां देखिए इस मॉलिक्यूल में एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं, सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने कहा था सारे के सारे आप सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे, तो जितने सिंगल है सारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सिंगल है। लेकिन जैसा मैंने कहा सिंगल नहीं पूछे, सिग्मा पूछे हैं, तो यहां पर जो डबल बॉन्ड आपको दिया गया है उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, तो ये हमने इसका एक सिग्मा लिख लिया, तो टोटल सिग्मा हो गए हमारे पास 11। पाई बॉन्ड की बात करते हैं। पाई बॉन्ड के बारे में सीखा है कि पाई बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है, ये हमने यहां पर दूसरा पाई बॉन्ड बना दिया। ये हो गया, इसके अंदर 11 तो हो गए सिग्मा और 1 हो गया पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हम बेंजीन के बारे में स्टडी करेंगे। बेंजीन को सबसे पहले हम ओपन बना के लिखेंगे। इस बेंजीन के अंदर हमें पता है 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ये हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, ये सिंगल दिया हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल। कार्बन के 4 बॉन्ड हमें कंप्लीट करने हैं, ये हम चारों के चारों बॉन्ड यहाँ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ लिखेंगे सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड के लिए जैसा मैंने कहा था सारे के सारे सिंगल बॉन्ड काउंट किए जाएंगे। ध्यान से देखिए सिंगल बॉन्ड कितने हैं, बाहर वाले सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 सिंगल बॉन्ड तो ये हो गए इस तरह से। आगे देखते हैं 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड ये हो गए इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो डबल बॉन्ड दे रखे हैं आपको, इन सारे के सारे डबल बॉन्ड में भी 3 सिंगल होंगे क्योंकि हर डबल बॉन्ड में एक पाई सिग्मा होता है, तो यहाँ पर ये हमने इस तरह से 3 लिखे। तो अब हम लिख रहे हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड जो आएंगे यहाँ पे काउंट करेंगे तो वो आ गए यहाँ पर 9 और 3 12। बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड हर डबल बॉन्ड जो है उसमें एक सिग्मा दूसरा पाई होगा, तो इसके अंदर हमने लिखे 3 पाई बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास टोटल 12 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। उसमें पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। नाम से समझिए, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन जो है वो बना है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसा सिस्टम जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। याद रखिए जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही होने चाहिए, उसके अलावा फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें कहेंगे हाइड्रोकार्बन। दूसरी डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें atoms other than carbon and hydrogen are also present, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें C और H के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड भी हो तो उन्हें कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे ये देखिए, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ये कंपाउंड दे दिया आपके सामने, पूछा कि हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, तो हमने ध्यान से देखा तो हमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखाई दिए, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। HC का मतलब हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। यहाँ पर ये जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, और ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं। सल्फर, फास्फोरस कुछ नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं दिखता है तो वो CH होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये भी हो गया हाइड्रोकार्बन। इसके बाद देखिए ये दिया हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें नाइट्रोजन दिख गया, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा आइटम भी मिल गया अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन, और इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसके बाद ये दे दिया नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इसमें CH3 के साथ COOH भी आ रहा है, ऑक्सीजन की वजह से ये हो गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। नेक्स्ट डेफिनेशन है सैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखिए हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव अलग डेफिनेशन है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझेंगे। सैचुरेटेड को एटम से कोई लेना देना नहीं है, उसे मतलब है सिर्फ बॉन्ड से। अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है, वो कहलाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर बात करें अनसैचुरेटेड की, तो
ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड C भी हो, C ट्रिपल बॉन्ड C भी हो या दोनों, तो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। डेफिनेशन में डिफरेंस समझिए, अगर केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है वो हाइड्रोकार्बन है, कुछ और आ गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ये डेफिनेशन एटम पे डिपेंड करती है, ये डेफिनेशन डिपेंड करती है बॉन्ड पे। मैंने कहा सैचुरेटेड कंपाउंड बताओ, आप उसमें कार्बन और कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड देखेंगे, अगर नहीं है तो आप कह देंगे वो सैचुरेटेड है। और अगर C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन को ही देखना है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर को नहीं देखना है। कार्बन और कार्बन के ही बॉन्ड को देखा, जो नहीं मिले सैचुरेटेड बोल दिया, जो मिल गए तो कह दिया अनसैचुरेटेड सिस्टम है। ये 3 एग्जांपल देखिए, पूछा गया है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो पहले एग्जांपल में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हमें CO को नहीं देखना है, CO को नहीं देखना है, केवल देखना है कार्बन और कार्बन को। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या C डबल बॉन्ड C है? जी नहीं। C ट्रिपल बॉन्ड C है? नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके लिए हम लिखते हैं सैचुरेटेड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ध्यान से देखिए, यहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को भी हम कहेंगे सैचुरेटेड। इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसमें C डबल बॉन्ड C भी है और C डबल बॉन्ड O भी है। किसी ने पूछा कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो हम चेक करेंगे कार्बन और कार्बन को। ध्यान से देखिएगा, कार्बन और कार्बन, क्या बोला? कार्बन और कार्बन। तो यहाँ का इससे मतलब नहीं है, सुन लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को मतलब है कार्बन एंड कार्बन से। कार्बन और कार्बन में क्या डबल या ट्रिपल में से कोई बॉन्ड है? जी हाँ सर, प्रेजेंट है। कौन सा? डबल बॉन्ड। तो उस केस में आपने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो मॉलिक्यूल है ये हो गया अनसैचुरेटेड। तो एक बार फिर से देखिए, जैसा मैंने कहा, अगर पूछा जाएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, तो उस केस के अंदर इन दैट केस आप चेक करेंगे कार्बन कार्बन के बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। यहाँ चेक किया कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, CN से मतलब नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड। यहाँ चेक किया C डबल बॉन्ड C, लेकिन C डबल बॉन्ड होगा, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है C डबल बॉन्ड O की वजह से, नहीं C डबल बॉन्ड C की वजह से। तो कार्बन कार्बन को देखा, देखते कहा डबल बॉन्ड है, जी हाँ सर प्रेजेंट है, ध्यान से देखा, इसे आपने कह दिया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के बाद है होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन। ये है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एक रिंग होनी चाहिए। इसे दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब, क्योंकि हमारा एग्जाम का पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन पे चलेंगे। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि, होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि रिंग को फॉर्म करने वाले, ये देखिए आपके सामने एक 3 मेंबर की रिंग है, इस रिंग में अगर हम चलना स्टार्ट करें तो ये कार्बन आगे बढ़कर गए तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। जब इस रिंग में हम चल रहे हैं, इस रिंग के अंदर हम चल रहे हैं, तो इस रिंग में हमें सिर्फ कार्बन कार्बन ही मिल रहे हैं, हमें कोई हाइड्रोजन एटम रिंग का पार्ट नहीं है। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर रिंग को फॉर्म करने वाले सारे एटम कार्बन है, हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, इसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि इफ only carbon atoms are involved in the ring formation, only carbon atoms are involved in ring formation, then it is known as homocyclic। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और हमें पता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जब कुछ नहीं होता तो कार्बन होता है। ये हमने यहां पर लिख दिया कार्बन, तो ये 4 कार्बन है, रिंग में सारे कार्बन है, होमोसाइक्लिक। यहां देखिए, ये हमने बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर OH लगाया, यानी कि ये जो रिंग है, इस रिंग को फॉर्म करने वाला सिस्टम ओनली कार्बन। OH का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिए, OH का कोई रोल नहीं है, इसीलिए रिंग को फॉर्म करने वाले सारे एटम कार्बन है, ये होमोसाइक्लिक है। इसी तरह से ये कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड में भी रिंग को फॉर्म करने वाले सारे के सारे एटम कौन है? कार्बन। नाइट्रोजन का रिंग के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, ये होमोसाइक्लिक है। इसके बाद सेकंड है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में हेटेरो का मतलब होता है ऑड एटम। ऑड एटम कौन सा? ऑड एटम अदर देन कार्बन। अदर देन कार्बन कोई भी एटम आ जाए, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर रिंग का पार्ट है, किसका? रिंग का, तो बोलेंगे उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए यहां पे इस रिंग को फॉर्म करते हुए बीच में नजर आया ऑक्सीजन, तो ऑड एटम मिल गया, हेटेरो एटम मिल गया, हो गया हेटेरोसाइक्लिक। यहां देखिए, रिंग को फॉर्म करते हुए आगे बढ़े तो बीच में नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, ध्यान से देखिए, रिंग का पार्ट है, और अगर ये रिंग का पार्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेटेरोसाइक्लिक है। आगे आते हैं, इस रिंग में टोटल 5 एटम है, रिंग को फॉर्म करने वाले 5 एटम, और 5 एटम में 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक। इसी तरह ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को देखिए, ये ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इसके अंदर इस रिंग में कार्बन के अलावा और एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो हमने इसे क्या बोल दिया? ये है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन को कहते हैं हेटेरो एटम। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत गलतियां होती है इसके अंदर। कैसे? आपसे पूछा इस कंपाउंड में हेटेरो एटम कितने हैं, अब हेटेरो एटम जो है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ही होंगे। किसमें होंगे? रिंग में। याद रखिए, ऐसे मत बोल देना कि ऑक्सीजन जो है ये हेटेरो एटम है, ना, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर गलत हो जाएगा आपका। इसके अंदर यहां पर ये जो रिंग दी हुई है, इस रिंग में ध्यान से देखिए, इस रिंग में जब आप चलना स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन है, होगा बाहर है, रिंग में तो टोटल 6 एटम है रिंग को फॉर्म करने वाले। तो जब रिंग को फॉर्म करने वाले 6 एटम है तो उसमें 5 है कार्बन, 1 नाइट्रोजन, तो ये जो रिंग में नाइट्रोजन एटम है ये कहलाता है हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम कितने हैं? सिर्फ ओनली 1। आगे बढ़ते हैं, आगे सेकंड नंबर पे कंपाउंड दिया हुआ है आपको। इस कंपाउंड के अंदर पूछा है नंबर ऑफ हेटेरो एटम। दिमाग में बिठा लीजिए, एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी ये कहता है कि इफ एटम अदर देन कार्बन आर इन्वॉल्विंग इन रिंग फॉर्मेशन, that atom is known as heteroatom। देखिए ध्यान से, यहां पे एटम अदर देन कार्बन इन्वॉल्व इन रिंग, ऐसे तो नाइट्रोजन 6 हैं, क्या 6 हेटेरोएटम है? ना, हेटेरोएटम हेटेरोसाइक्लिक रिंग में। तो हमने रिंग को चेक किया, इस रिंग को ध्यान से देखा तो रिंग में तो 3 नाइट्रोजन है, तो हेटेरोएटम कितने होंगे इसके अंदर? 3। और इसके बाद हम 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओलिफिनिक बॉन्ड एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड। इस कंपाउंड में हम
यहां पर जैसा मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे इसके बाद दो डेफिनेशन, ओलिफिनिक बॉन्ड एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड क्या है? देखिए, ओलिफिनिक बॉन्ड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कहा जाता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो वो ओलिफिनिक बॉन्ड है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो वो कहलाता है एसिटाइलिनिक बॉन्ड। याद रखिए, कार्बन कार्बन की बात चल रही है, इसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन की बात नहीं हुई है। ये कंपाउंड आपके सामने है, आपको इसके अंदर मार्क करने हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला जो बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कौन सा है? ओलिफिनिक बॉन्ड। इसके बाद और ढूंढते हैं, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, नहीं है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिर्फ एक है, ध्यान से सुनिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। हर डबल बॉन्ड को नहीं कहते, सिर्फ कार्बन और कार्बन को। तो ये एक ही कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये हो गया ओलिफिनिक बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। अब एसिटाइलिनिक बॉन्ड का मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन और कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहां पे इसको हमने सर्कल में लिखा, ये कार्बन और कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन और कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ओलिफिनिक बॉन्ड और एसिटाइलिनिक बॉन्ड के बारे में अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि अगर कहीं पे सी डबल बॉन्ड सी है उसे ही कहा जाएगा ओलिफिनिक बॉन्ड, और अगर कहीं पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो उसे ही कहा जाएगा एसिटाइलिनिक बॉन्ड। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड बहुत सारे हैं, 3 है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी है और ये भी है। पूछा किसके बारे में है? ओलिफिनिक, केवल ये। दूसरा एसिटाइलिनिक बॉन्ड। एसिटाइलिनिक बॉन्ड इस कंपाउंड में एक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं पूछा, ट्रिपल बॉन्ड तो 2 है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हमसे पूछा गया है एसिटाइलिनिक बॉन्ड। तो एसिटाइलिनिक बॉन्ड सिर्फ एक ही है, ये वाला, ये ओलिफिनिक बॉन्ड और ये है एसिटाइलिनिक बॉन्ड। और इसके बाद हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। यहां पर एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड और CHO एल्डिहाइड। हमने क्या किया, इसके बहुत सारे कंपाउंड में से एक एक कार्बन को इंक्रीज करते हुए हमने 3 मॉलिक्यूल इसके लिख लिए। अब इन 3 मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, सब में हम क्या कर रहे हैं, पहले हमें इस तरह से ये 3 मॉलिक्यूल हमने लिख लिए। अब हमने क्या किया, एक साथ सारे हाइड्रोजन लिख लिए, CH2O। उसके बाद इसमें देखिए 2 कार्बन है, C2H4O, इसके अंदर 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, ये लिख लिया। अब बात आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि सेम फंक्शनल ग्रुप है। सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। देखिए यहां पे CH2 और C2H4 में हमने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस से हमको समझ में आ रहा है कि ये हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 4 है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, और यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस। इसके बाद देखिए इन दोनों में अगर हम डिफरेंस को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, C2 C3 1 कार्बन का डिफरेंस, यहां देखिए C3H6O और C2H4O, इन दोनों में टोटल डिफरेंस निकालते हैं CS2 का, तो ये कहलाती है सीरीज। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं इसके अंदर नंबर 1 3 5 7 9, तो आप इजीली बता सकते हैं किसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 2 का। लेकिन अगर मैं रैंडम नंबर बोल दूं, कहने का मतलब 1 3 4 11,000, उसके बाद 12,000 13,000, तो हम इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं बता सकते। कॉमन डिफरेंस होगा तो वो सीरीज है। तो हमने यहां पर ये सीखा कि होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है कि कंपाउंड की सीरीज, यानी जिनमें कॉमन डिफरेंस है और उन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको देखकर हमें 2-3 पॉइंट जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? पहला पॉइंट देखिए, हमने इसको कहा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर 1 2 3 जितने भी हैं वो सारे एक दूसरे के होमोलोग माने जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्या फर्स्ट सेकंड का होमोलोग है, यस, सेकंड थर्ड का, यस, इसी तरह थर्ड फोर्थ का अगर आगे लिखें तो यहां लिखें ये दोनों आपस में एक दूसरे के होमोलोग हैं। देखिए सक्सेसिव, ये क्या चीज है? सक्सेसिव होमोलोग में लगातार को कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के, यहां पर डिफरेंस देखिए, सक्सेसिव होमोलोग में हमेशा CS2 का डिफरेंस होगा, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस CS2 का, यानी लगातार वाले जो होंगे उनमें CS2 का डिफरेंस होना ही चाहिए। या एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो वो होगा 14। ध्यान रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सक्सेसिव होमोलोग में क्या डिफरेंस होता है, CS2 या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट 14 का। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सेम टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है? देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का वो वाला पार्ट, किसी भी मॉलिक्यूल का वो वाला पार्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले पार्ट इन्वॉल्व होना चाहता है, उस पर उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल वो डिपेंड करती है। तो यहां देखिए ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, सभी में एल्डिहाइड कॉमन है, और अगर सभी में एल्डिहाइड कॉमन है तो जब भी ये आगे जाएगा रिएक्शन करने के लिए तो सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा इसमें एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड सब में सेम दिख रहा है, CHO CHO CHO, तो बिहेवियर क्या हो गया? सेम। इसीलिए ये भी याद रखिएगा कि होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जाने क्या क्या। हम सबसे सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सीधी सी बात है कि अगर इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, तो सभी का जो वेट है वो अलग अलग आ रहा है। और अगर वेट अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट। तो पहला पॉइंट, होमोलोगस सीरीज में सक्सेसिव होमोलोग के बीच का डिफरेंस होता है CS2, और दूसरा पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी के बाद हम कुछ एक होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और उन होमोलोगस सीरीज का हम जनरल फार्मूला देखेंगे। तो ये है एल्केन, और एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। n जो है वो हम कार्बन का नंबर लिखेंगे और उससे हाइड्रोजन की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। इसी तरह एल्कीन है, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसके बाद है एल्काइन, एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इसके बाद लिखा है हमने एल्कोहल, एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से, ROH। यहां पर जो R है वो कार्बन वाला सिस्टम ही होना चाहिए, उसकी जगह आप H यूज नहीं कर सकते। अगर आपने H लिख दिया तो ये H2O बन जाएगा, और H2O जो है वो एल्कोहल नहीं होता, तो ये बन गया ROH। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ईथर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। अगर एक तरफ हाइड्रोजन आ गया तो बन जाएगा एल्कोहल, और दोनों तरफ अगर आपने कार्बन लिख दिए तो उसे हम कहते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला भी एल्कोहल के जैसा ही होता है, CnH2n+2O। अब ईथर के अंदर आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि अगर
अगर ईथर में हम दोनों तरफ कार्बन वाले पार्ट सेम लिख दें उसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। दोनों तरफ अगर मैं सेम ग्रुप लगा दूं, सेम ग्रुप का मतलब क्या है? एग्जांपल देखिए, CH3OCH3, दोनों तरफ CH3CH3 सेम आ गए। अगर दोनों तरफ CH3CH3 सेम आ गए हैं, अगर दोनों तरफ CH3CH3 सेम आ गए हैं तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों तरफ वाले ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हैं, एक तरफ अलग कार्बन ग्रुप है, दूसरी तरफ अलग कार्बन ग्रुप है, तो उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर, एक तरफ लिख दिया CH3, दूसरी तरफ लिख दिया C2H5, तो इन दोनों में ध्यान से देखने पर समझ में आ गया कि दोनों तरफ वाले जो ग्रुप हैं वो सेम है ही नहीं, तो इसे कह दिया अनसिमेट्रिकल ईथर। क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से कौन सा अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो ऐसा ऑक्सीजन कंटेनिंग सिस्टम जिसके दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है वो हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। इसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O के साथ H, C डबल बॉन्ड O के साथ H, ये एल्डिहाइड है। तो सर ये क्या लिख दिया आपने? ये हमने लिख दिया है यहाँ पे H और R। कहने का मतलब है अगर मुझे एल्डिहाइड को लिखना है, सुनना ध्यान से, मैंने कहा था यहां पर अगर हम बात करें अल्कोहल की तो यहां कार्बन ही आ सकता है, H नहीं आ सकता। ईथर में दोनों तरफ कार्बन आते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में अगर मुझे कहा जाए कि कम से कम कार्बन का एल्डिहाइड बनाओ तो मैं यहां पर H लिख सकता हूं और H आ सकता है। इसका जनरल फार्मूला देखिए आप, इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO। यही एग्जांपल एल्डिहाइड का अभी हमने होमोलोगस सीरीज में लिया था। इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है? एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन आएंगे। तो ये जो कीटोन है इसमें हम दोनों ही तरफ कार्बन लिखते हैं। इसका भी जनरल फार्मूला वही होता है जो एल्डिहाइड का है, CnH2nO। और जैसे ईथर में हमने कहा था कि दोनों तरफ वाले ग्रुप अगर सेम है, A और ये B, R दोनों ग्रुप अगर सेम आ गए इसके अंदर तो वो सिमेट्रिकल ईथर। वैसे कीटोन में है, कीटोन के अंदर अगर दोनों तरफ वाले ग्रुप सेम आ गए तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल कीटोन, और अगर दोनों तरफ वाले ग्रुप अलग अलग आ गए तो उसे कहेंगे हम अनसिमेट्रिकल कीटोन। कीटोन के बाद अब आता है नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है, और इस C डबल बॉन्ड O के साथ में कार्बन कंटेनिंग ग्रुप भी आ सकता है और हाइड्रोजन भी आ सकता है। याद रखिए जैसा मैंने एल्डिहाइड में कहा था कि H आ सकता है, वैसे ही एसिड में भी इधर की तरफ H आ सकता है। और ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि एल्डिहाइड में H आ सकता है, एसिड में भी H आ सकता है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। जैसे ही हम N की वैल्यू रखेंगे हमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। इसके बाद आता है एस्टर। अब एस्टर के अंदर ध्यान देने वाली बात कौन सी है? वो ये है कि एस्टर को हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ OR, C डबल बॉन्ड O के साथ OR। तो इसमें ध्यान क्या देना है सर? ध्यान ये देना है कि C डबल बॉन्ड O के साथ H आ गया तो एसिड, और C डबल बॉन्ड O के साथ OR, इधर ये OH इधर ये OR। अगर कार्बन है तो एस्टर है, और अगर H लगा दिया तो एसिड आ जाएगा। इधर की तरफ हम कार्बन और हाइड्रोजन में से कुछ भी लिख सकते हैं। एस्टर के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है? एस्टर के अंदर आपसे यह पूछा जाता है कि बताइए एस्टर का फर्स्ट मेंबर लिखिए। तो एस्टर का फर्स्ट मेंबर जब लिखना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन के साथ यहां कार्बन लिखना ही होगा। यहां H लिखेंगे, यहां कार्बन। इसका जनरल फार्मूला भी वही होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखा था, CnH2nO2। इसके बाद आता है जनरल फार्मूला एमाइन का। एमाइन जो है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+3n। अब एमाइन क्या है? देखिए हम एक मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं जिसे हम लिखते हैं NH3। फिर से सुनिएगा, NH3। उसमें से क्या किया? एक H को हटा दिया और एक कार्बन लगा दिया, यानी NH3 से एक H हटा और उसकी जगह कार्बन लगा दिया, वो बन गया एमाइन। दो H को हटा दीजिए, तीनों को हटा दीजिए, उसे कहते हैं एमाइन। तो ये जो एमाइन होते हैं इनको जनरल फार्मूला जो है वो होता है CnH2n+3n, और इनको तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है। अगर नाइट्रोजन जो है उसके साथ एक ही तरफ कार्बन लगा है, एक ही तरफ, उसे कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी एमाइन। अगर नाइट्रोजन के साथ दोनों तरफ कार्बन लगे हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी एमाइन। इसमें ये मत सोचिएगा कि R और R' का मतलब अलग अलग है, नहीं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। आप इन दोनों R की जगह CH3 भी लगा सकते हैं, और एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ वाले ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, इन पे कोई बाउंडेशन नहीं है। दोनों तरफ अगर कार्बन है तो वो हो गया सेकेंडरी एमाइन। नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन लगा दिए, CH3 CH3 CH3। फिर सुनिए ध्यान से, R R' और R डबल डैश, R R' और R डबल डैश, ये तीन कार्बन कंटेनिंग सिस्टम है। अगर किसी नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन कंटेनिंग सिस्टम डायरेक्टली अटैच है उसे कहेंगे 3 डिग्री एमाइन। क्या कहेंगे? 3 डिग्री एमाइन। और तीनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो तीनों सेम लिख लो, CH3 और CH3, तो वो हो जाएगा टर्शरी एमाइन। R R R तीनों सेम। अगर इसको लिख दिया CH3, इसको लिख दिया C2H5, इसको लिख दिया C3H7, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर नाइट्रोजन के साथ एक ही तरफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है 1 डिग्री एमाइन, दोनों तरफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है 2 डिग्री एमाइन, और तीनों तरफ अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे टर्शरी एमाइन। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन तीनों का ही जनरल फार्मूला क्या होता है? सेम, CnH2n+3n। नेमिंग और कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडिकल की आईयूपीएसी नेमिंग। रेडिकल क्या होता है? देखिए रेडिकल का मतलब समझिए, कोई भी कंपाउंड है, मैं एक सिंपल सा कंपाउंड आपके सामने बोल रहा हूं CH4। तो हमने क्या किया? CH4, ध्यान से सुनिएगा, CH4 से एक H को हटा दिया, बन गया CH3। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, एक H को हटा दिया, CH3 बच गया, और साथ में बच गई कार्बन की एक वैलेंसी जिसे हम कहेंगे कार्बन की फ्री वैलेंसी। तो हमें मिल गया CH3 रेडिकल। आप
CH4 से 2H को भी हटा सकते हैं, 3 को भी हटा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं किसी कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन में से अगर एक H को हटा दें, 2H को हटा दें, तो जो नया सिस्टम हमें मिल रहा है उसे हम कहते हैं रेडिकल। तो सबसे पहले हम रेडिकल की ही IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि CH4 में से एक H को हटा दिया, क्या मिला? CH3। तो जो फ्री वैलेंसी है वो कंटेन करने वाला सिस्टम हो गया रेडिकल। तो रेडिकल की नेमिंग के अंदर हमें 3 रूल ध्यान रखने हैं और बड़े आसान से रूल हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि रेडिकल आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस रेडिकल का IUPAC नेम बताइए, क्लियरली मेंशन होगा। तो आप क्या करेंगे, आप जहां आपको फ्री वैलेंसी दी जाएगी उस पर आप लिख देंगे नंबर 1। तो नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी कार्बन, जहां फ्री वैलेंसी दिख जाए कार्बन नंबर 1 वही है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप के अंदर ये होगा कि जब हमने नंबर 1 लिख दिया फिर हम डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ेंगे, लगातार देखेंगे कि कहां डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल यानी कि मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबर 1 लिखने के बाद मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए सबसे बड़ी चेन का सिलेक्शन करना है। ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 का मतलब है कि रेडिकल में कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिया है, केमिस्ट्री के मॉड्यूल 3 के अंदर IUPAC नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनी हुई है, प्रायोरिटी टेबल, वो सब आप जानते हैं। उस टेबल के अंदर पहले कॉलम में बने हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, सेकंड में उनके लिखे हुए हैं प्रीफिक्स और थर्ड वाले में लिखे हुए हैं सफिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होता है? देखिए, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हम कहते हैं कि ये ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूएंट में है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। तो फिलहाल ज्यादा डेप्थ में ना जाके हम रेडिकल पर ही रहते हैं। तो रेडिकल में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आप उसका प्रीफिक्स ही यूज करेंगे हमेशा। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। जैसे किसी रेडिकल में आपको दिख गया OH, तो अगर OH दिख गया तो आप उसे लिखेंगे क्या? हाइड्रोक्सी। अगर आपको दिख गया Cl तो क्लोरो। ये देखिए X लिखा हुआ है हेलो, हेलोजन को हेलो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो। अगर लिखा हुआ है OR हो गया ईथर, ये हो गया एल्क ऑक्सी। अगर मैं OCH3 लिख दूं, OCH3 लिख दूं तो एक कार्बन को हम लिखते हैं मीथ, क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। OCH3 को मिथॉक्सी, OC2H5 को इथॉक्सी। उसी तरह से अगर NH2 दिया हुआ है तो आप उसे लिखेंगे एमाइनो। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो टाइम टू टाइम आने पर हम उनको पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 में हमने ये कहा था कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका हम हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे। OH का हाइड्रोक्सी, हेलोजन का हेलो, NO2 का नाइट्रो। तो अब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, IUPAC नेमिंग लिखते वक्त नेमिंग का एक फॉर्मेट होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्री वैलेंसी को एक नंबर दे दो, एक नंबर लिख दिया और उसके बाद हमने 2 3 4 लिख दिया। लेकिन बात यह है कि अगर उस रेडिकल में कहीं पर कोई ब्रांच आ गई, वो कैसे लिखेंगे? अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो कैसे लिखेंगे? हमने नंबरिंग कर दी 5 तक, तो 5 कहां लिखेंगे और क्या लिखेंगे? तो उसके लिए नेमिंग का एक फॉर्मेट डिसाइड है और वो फॉर्मेट हमने सिंप्लीफाइड करके लिखा हुआ है। देखिए, रूल अप्लाई करने के बाद आप उस मॉलिक्यूल में ढूंढेंगे सबसे पहले ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम ढूंढेंगे उसके अंदर की नंबरिंग कहां तक हुई है और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उस रेडिकल में कार्बन और कार्बन में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सुनना ध्यान से, अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो नाम के आखिर में आ जाएगा YL। अगर डबल बॉन्ड है तो इनाइल, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइनाइल। पोजीशन के साथ हमें इन और आइन इन दोनों की पोजीशन लिखनी है। एग्जांपल से समझते हैं। नेमिंग का फॉर्मेट क्या बताया? सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, जो ब्रांच है उसे लिखेंगे और उस ब्रांच के अंदर हम लिखेंगे कि कौन सा ब्रांच किस पोजीशन पे है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 आ गए तो ब्रोमो और क्लोरो दोनों आ गए, तो पहले ब्रोमो फिर क्लोरो। तो एग्जांपल से हम 1 बाय 1 चलते हुए समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है CH3 का नाम लिखिए। तो हमने ये कहा CH3 में ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है, इसे नंबर 1 दे दिया। ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, चैन शुरू और खत्म। अब नाम लिखेंगे, इसमें कोई ब्रांच नहीं है इसलिए हमने सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लिखा। फिर एल का मतलब है कहां तक आपने नंबरिंग की है। अगर आपने नंबरिंग 1 तक की है, मीथ, 2 तक ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट एंड सो ऑन। देखिए, तो यहां पे 1 तक नंबरिंग की है तो 1 की वजह से लिखा मीथ और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो मीथ प्लस YL हमने लिख दिया मिथाइल। सेकंड एग्जांपल में नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी। बार बार ये रूल बोलने हैं, हर नाम को लिखते हुए आप रूल बोलेंगे तो याद रहेंगे। नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, उसके बाद आफ्टर इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन इज सेलेक्टेड। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, चेन का सिलेक्शन हो गया। आगे देखिए, कोई ब्रांच नहीं है, 2 तक नंबरिंग की है ईथ और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इथाइल। तीसरा एग्जांपल देखिए, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी और जहां तक चले गए वहां तक चलते रहे। 3 तक नंबरिंग हुई है तो 3 को हम लिखते हैं, ये तो है ही नहीं, एल में 3 की जगह लिख दिया प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया YL प्रोपाइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पे लगा हुआ है Cl। अब देखिए, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, रेडिकल में ये फिक्स है, दिमाग में बिठा लीजिए सभी कि रेडिकल में नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी। आ गया दिमाग में? यस। तो नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहां से यहां तक पहुंच गए। अब ये साइड में कौन है? ये तो Cl है और Cl जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, उसे सबसे पहले लिखना है पोजीशन के साथ। तो जी 1 नंबर पे Cl लगा है, नाम लिखने का सिस्टम सब्स्टिट्यूएंट कौन है? Cl। क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। पोजीशन क्या है? 1। तो हमने कहा 1 क्लोरो इथाइल। अब इसमें हमें 2 बातें नहीं दिखाई दी। कौन सी? पहली, ये ब्रैकेट कहां से आया, क्यों लिखा, और दूसरा ये बीच में जो हाइफन बना है ये क्यों लिखा। देखिए, जब भी नंबर के बाद इस तरह से अल्फाबेट आएगा तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में हाइफन लगाया जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्यों लगाया हमने? जब भी किसी रेडिकल में कोई सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच होती है, जब भी किसी रेडिकल में कोई सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच होती है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रेडिकल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रेडिकल। और कॉम्प्लेक्स रेडिकल जो है उसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए। ये देखिए, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच नहीं है, तीनों का नाम लिख दिया सीधा, कोई ब्रैकेट नहीं बनाया। ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल नहीं है, ये सिंपल रेडिकल है। आगे बढ़े,
यहां देखिए, यहां से नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, आगे बढ़ गए, 2 तक नंबरिंग हो गई, ये मुझे दिखा OH, और मेरे दिमाग में है कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका प्रीफिक्स आएगा, अगर प्रीफिक्स आएगा तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, पोजीशन के साथ लिखना है आपको 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, क्या बोला, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, मतलब इथाइल के एक नंबर कार्बन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। तो ये कौन सा रेडिकल है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, तुरंत आंसर कॉम्प्लेक्स, तो ये ब्रैकेट में आ गया। इसके बाद आगे बढ़िए, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, जहां फ्री वैलेंसी है रेडिकल में पहला नंबर उसी को मिलेगा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते जहां तक खत्म हो गए मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, स्टॉप। नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इंक्लूड कर लिया, चैन शुरू चैन खत्म, अब नाम लिखेंगे, क्या इसमें कोई ब्रांच है, नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नंबरिंग कहां तक की, 3 तक, 3 तक नंबरिंग की आपने, लिख दिया प्रॉप। डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है, डबल बॉन्ड जिन दो नंबर के बीच में आता है, अगर 2 और 3 के बीच में आता है तो इसका एड्रेस माना जाएगा 2, अगर ये आता 1 2 के बीच में तो एड्रेस क्या मानते, 1 3 4 के बीच में आएगा तो एड्रेस क्या माना जाएगा, 3, तो यहां 2 और 3 के बीच में है, आपने लिखा एल्क, फिर क्या लिखा था हमने, इनाइल विद पोजीशन, तो ये एड्रेस हो गया इसका 2 इनाइल, और जैसा मैंने कहा था आपसे कि ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, बीच में ये डैश या हाइफन लिखना है। आगे बढ़िए, ये कंपाउंड देखिए, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, तो फ्री वैलेंसी को नंबर 1 दे दिया, फिर 3 तक पहुंचे, कहीं भी चले जाइए, मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो सबसे बड़ी चैन, स्टार्ट फ्री वैलेंसी से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों सेम है, तो 1 2 3 आ गए, ये दोनों कौन है, ये है सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, ये कौन है, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, और इस ब्रांच को लिखने का तरीका, सबसे पहले विद पोजीशन, तो पोजीशन इसकी क्या है 2, पर कितने CH3 हैं, 2, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसका नाम लिख दिया 2 मिथाइल इथाइल, गलत है। अगर आपने इसका नाम लिख दिया 2 डाइमिथाइल इथाइल, गलत है। आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा, अगर आपने कहा कि ये डाइमिथाइल है तो दोनों का एड्रेस लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, उसके बाद एल्क ईथ आइल, क्योंकि इस रेडिकल में ब्रांच है तो ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल है तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल को हमेशा हम किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। तो एक बार पूरा नाम फिर से सुनिए, मैंने कहा इसके अंदर 2 ब्रांच है, तो आपने लिखा 2,2 डाइमिथाइल इथाइल, रेडिकल सिंपल है या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, तो नाम लिख दिया ब्रैकेट में। नंबर 1 किसको दिया, फ्री वैलेंसी को। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2, दोनों का एड्रेस लिखना है। तो बेटा यहां पर हमने रेडिकल की IUPAC नेमिंग कंप्लीट कर ली है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड की IUPAC नेमिंग।